हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हमारी एक सीरीज चल रही है यहाँ पे सामान्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी को लेकर के। तीनों सीरीज के बारे में बात करें, पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से अरिहंत पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित इस सामान्य विज्ञान की पुस्तक के बारे में। इसमें 1990 से लेकर के 2023 तक के आईएएस और अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछे गए विभिन्न विभिन्न पेपरों को लिया गया है और वहां से 250 पेपरों में से 3500 से भी ज्यादा प्रश्नों को लेकर के, जो कि सामान्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है, फिर चैप्टरों में डिवाइड किया गया और उसके बाद उनको टॉपिकों में डिवाइड किया। हर एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सिनॉप्सिस के रूप में आपको शॉर्ट नोट्स इस बुक में मिल जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि रिलेवेंस भी है एक क्वेश्चन को पूरी तरह से समझने के लिए, क्योंकि उसमें जो कुछ भी और बाकी के ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो पीवाईक्यू करने का मतलब सिर्फ हमने क्वेश्चन पढ़ के टिक लगा दिया ये नहीं होता है, उसमें और बाकी जो चीजें हैं उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना हमारा यहाँ पर उद्देश्य रहता है। इसके साथ ही इस पुस्तक में एक खास बात और है कि जहां जहां पे और भी जरूरत पड़ी है वहां पे भी एक्स्ट्रा डाटा इन्होंने जोड़ा है, जहां पे नॉलेज प्लस के नाम से आपको मिल जाएगा। अब अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पादप जगत का वर्गीकरण। इससे पहले जब हम इसको पढ़ें, इससे पहले हम पुराने लेक्चर की अगर हम बात करें या पिछले लेक्चर की बात करें तो उसमें हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विटेकर साहब ने 5 जगत में वर्गीकरण कर दिया था पूरे जंतु जगत या सॉरी जीव जगत का। उन्होंने इसको बांटा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। अब एनिमलों में बांट दिया और इस तरीके से, तो जो हमारा एक सेक्शन है ऑलरेडी हम 3 सेक्शनों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा डिटेल्स है। पादप जगत के लिए हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो आखिर पादप होते क्या है, पौधे होते क्या है। ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं जिनका सुविकसित केंद्रक होता है और जिनकी जो वाल वगैरह होती है पूरी तरह से डेवलप्ड होती हैं। इसके अलावा इनमें सारे के सारे कोशिका पूरी तरह से डेवलप्ड पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक खास बात और पाई जाती है कि इनमें जो कोशिकांग हैं उनके साथ साथ यहाँ पे हमको 80S प्रकार का आरएनए पाया जाता है। ये क्या होते हैं, सारे के सारे जीव बहुकोशिकीय होते हैं और ये स्थानबद्ध जीव होते हैं, अर्थात ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं दिखाते। अलावा अगर हम बात करें कि ये सारे के सारे जीवों में एक खास चीज और पाई जाती है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो इन सभी में क्लोरोफिल उपस्थित होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इन सब में प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है। और जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं अर्थात वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। और जो स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, भोजन को उत्पन्न करने वाले या उत्पादक भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर भी, उत्पादक प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। अब बात करें कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज की बनी होती है और इनमें लवक उपस्थित होते हैं। प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड क्या होते हैं, ये ऐसे खास कोशिकांग हैं जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। अब क्योंकि ये अलग अलग काम करते हैं इसलिए इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। भाई पहली कैटेगरी में हम रखते हैं जिनमें कोई कलर नहीं होता है, जिनको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन जो बनता है एक्स्ट्रा, पत्तियां भोजन बनाती हैं क्लोरोफिल या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो उस अतिरिक्त बने हुए भोजन को ये क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। तो इसका काम क्या है, फूड स्टोरिंग इनका मेन काम है। अब ये मिलेंगे कहाँ, भाई पौधे में जहां जहां फूड स्टोरिंग होता होगा वहां मिल जाएंगे। जैसे जड़ों में फूड स्टोर होता है तो वहां मिलेंगे, जैसे गाजर है, मूली, तरह की चीजें। ये कहाँ मिलेंगे, तने में मिल जाएंगे क्योंकि तने में भी फूड स्टोर होता है, जैसे आलू है या मान लीजिए प्याज है, लहसुन है, तो वहां पे ये मिल जाएंगे जहां जहां पे फूड स्टोर हो रहा है। बाकी कुछ पौधों में पत्तियों में भी फूड स्टोर होता है, जैसे अगर हम एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा की पत्तियों में ये मिल जाएंगे। जहां जहां फूड स्टोर होगा वहां पे ल्यूकोप्लास्ट मिल जाएंगे। दूसरे हैं जिनको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो क्रोमोप्लास्ट होते हैं रंगीन। जैसे अगर हम बात करें, जेंतोफिल पाया जाता है, केले में जो पीलापन होता है, पपीते में जो पीलापन होता है वो जेंतोफिल की वजह से होता है। या गाजर की बात करें तो कैरेटिनॉइड होता है, जिसकी वजह से जहां जहां पे ये लाल रंग के जितने भी फल या सब्जी हमको दिखती हैं वो कैरेटिनॉइड की वजह से हम इस तरह से कुछ रंगीन होते हैं। अब रंगीनों में एक खास रंग और होता है जिसको हम हरा रंग कहते हैं।
हरे रंग की हम बात करें तो हरे रंग के लिए स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें एक खास गुण होता है कि इसकी सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिल जाते हैं, लेकिन दोनों को फ्यूज होने के लिए, दोनों को मिलने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब ये क्या करता है, सूरज की जो ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है, उसको कैप्चर करने की इसमें एक खास गुण पाया जाता है और उस एनर्जी को ये क्या कर देता है, इंड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड और पानी मिल करके इसकी सतह पर, क्लोरोप्लास्ट की सतह पर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे क्या बनता है, ग्लूकोज से फूड बनता है। अब जो पत्तियों की लोअर लेयर है वो क्या करती है, इस ग्लूकोज को स्टार्च वगैरह में कन्वर्ट कर देती है। और भी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं जिनसे पौधे के अंदर अलग अलग पदार्थ बन जाते हैं। अब वो जो अलग अलग पदार्थ बने हुए हैं उन्हीं को स्टोर करने का काम करता है हमारा लवक, ठीक, जिसको हमने क्या सबसे शुरू में बात करी थी, ल्यूकोप्लास्ट वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो बात हो गई पौधों की जो विशेषताएं हैं, पौधों के बारे में जो जानकारियां हैं उनके बारे में। एक मिनट, लेकिन अगर हम बात करें पौधों के विभाजन के बारे में कि भाई पौधों के बारे में हमको जानकारी प्रॉपर तरीके से तभी मिल पाएगी, हम उनके बारे में तभी जान पाएंगे जब हमको ये पता हो कि पौधों की कैटेगरीज क्या क्या हैं। अब पौधों को हम बांट सकते हैं साइंटिफिकली कि भाई उनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं कि नहीं, जड़ों से चीजों को ऊपर ले जाने के लिए और ऊपर से नीचे लाने के लिए जो खाद्य बनता है उसको, तो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। क्या ये होते हैं कि नहीं होते हैं, या हम उनके आकार के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में जब पौधों को बांटा गया तो उसके तीन बेसिक रूप जो बाहर से हमको दिखाई देते हैं उसके आधार पर पौधों को बांट दिया गया, या ये कहिए उनकी संरचना के आधार पर पौधों को शुरुआत में बांटा गया। चाहे प्राचीन भारत की आप बात कर लीजिए, वहां भी बिल्कुल इसी स्टाइल से बांटा गया। कुछ पौधों को कहा गया कि भाई ये साक होते हैं, हर्ब्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम पालक की बात करें, धनिये की बात करें, तो ये ऐसे पौधे हैं जिनमें कोई तना नहीं होता है और डायरेक्ट ये क्या होते हैं, एक गांठ टाइप की रहती है जिसमें से जड़ें निकली होती हैं और ऊपर वाले हिस्से से पत्ते कनेक्टेड रहते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी बनाई गई झाड़ियों की, श्रब्स जिनको कहा जाता है कि भाई ऐसे भी पौधे हैं जो जड़ों के जहां से मतलब नीचे से ही, जमीन से ही कई सारी डालियां निकलेंगी, या तना प्रॉपर नहीं होगा बल्कि छोटे छोटे तमाम सारे तने उसमें से निकल रहे होंगे, प्रॉपर एक स्पष्ट तना इनमें नहीं होगा। ऐसे भी पौधे जैसे गुलाब की बात कर सकते हैं, गुड़हल की बात कर सकते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी बनाई गई ऐसे पौधों के बारे में जिनका एक स्पष्ट तना होता है, जिनमें स्टेम एकदम क्लियर दिख रहा होता है। जैसे हम पीपल की बात करें, नीम की बात करें, आम की बात करें, इस तरह के पौधों को क्या कहा गया, वृक्ष कहा गया। लेकिन ये सब ऊपर ऊपर से देखने के आधार पर था। अब जैसे हम मान लीजिए धनिया की बात करने लग जाए, भाई धनिया जब पक जाता है तो आप देखेंगे उसमें से क्या होता है, खूब लंबा तना निकल करके आ जाता है। हालांकि उसको प्रॉपर तना नहीं कह सकते, लेकिन है तो तना ही ना। अब इस तरह से क्या हुआ कि ये प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन के आधार पर नहीं थी, तो फिर साइंटिफिक डेफिनेशन के आधार पर इनको डिफाइन किया गया। इनके बीजों के आधार पर, फूलों की क्या आकृति है उसके आधार पर, फूलों में कौन कौन से अंग उपस्थित है उसके आधार पर। तो मोटा मोटी क्या किया गया, हमने दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया और टोटल 5 फाइलम में इसको बांटा। जैसे ये हो गया जनपादप जगत, अब इसके क्या हो जाएंगे, संघों में बांटा जाएगा। जगत के बाद जो सब यूनिट है वो क्या है, फाइलम होता है, संघ होता है। तो टोटल 5 फाइलम में बांटा गया। 5 फाइलम में से 3 फाइलम को उठा के रख दिया गया क्रिप्टोगैम में। क्रिप्टो का मतलब होता है कि जो हमें चीज आभास हो रहा है लेकिन असल में वो चीज है नहीं। क्रिप्टो का मतलब झूठा, उपस्थित ना हो, फॉल्स। क्रिप्टो और गेम्स का मतलब होता है बीज। तो ऐसे पौधे जिनमें बीज क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, उनको क्या कहा गया, क्रिप्टोगेम्स कहा गया, अर्थात छिपे हुए। अब जब बीज नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फूल में या तो छिपे हुए होंगे या अप्रत्यक्ष होंगे, मतलब नहीं भी होंगे, जननांग उपस्थित। अब जननांग, फूल में क्या जननांग होते हैं, फूल में एक पुमंग होता है जो पुरुष जननांग की भांति काम करता है फूल के लिए। एक होता है स्त्री केसर या जयांग जिसको कहते हैं। अब जयांग और पुमंग ये अलग अलग मेल फीमेल की तरह व्यवहार करते हैं और इनके बीच में संक्रिया होने की वजह से, इनके बीच में क्रॉस होने की वजह से, मतलब पुमंग से या पुंकेसर से परागकण निकलता है, स्त्री केसर में जाता है और अंडाशय में जाके फर्टिलाइजेशन या निषेचन करता है,
जिसकी वजह से जो अंडाशय है वो कन्वर्ट हो जाता है फल भित्ति में, या फल का जो चीज हम खाते हैं, गूदा जिसको हम खाते हैं, और बाकी का जो अंदर के जो बीजांड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बीजों के रूप। इसका मतलब इस तरह से इनमें निषेचन होना चाहिए। लेकिन अब दूसरे तरीके भी हैं भाई, इनमें क्या है, निषेचन होगा नहीं, निषेचन नहीं होगा क्योंकि जननांग प्रॉपर तरीके से है नहीं, तो जाहिर सी बात है इनमें बीज नहीं होंगे। अब पौधा तो फिर भी उगेगा ना, इनमें क्या होगा, जो जनन होगा वो बीजाणुओं द्वारा होगा। ये पूरी तरह से लैंगिक जनन टाइप का नहीं होता है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। तो बीज नहीं बनते बल्कि बीजाणु बनते हैं, उनके द्वारा इनमें जनन होता है। अब बात करते हैं तो इसमें तीन टोटल कैटेगरी रखी गई, तीन टोटल फाइलम रखे गए। एक हेलोफाइटा, दूसरा जिनको ब्रायोफाइटा कहा गया, और तीसरा जिनको टेरिडोफाइटा कहा गया। थैलोफाइटा के अंतर्गत अगर हम बात करें विटेकर से पहले की, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत दो चीजों को, दो तरह की चीजों को रखा जा रहा था। एक शैवाल थे और दूसरे थे जिनको हम कवक के रूप में जानते हैं। अब यहां से क्या हुआ, अब यहां से क्या हुआ, उन्होंने विटेकर साहब ने क्या कर दिया, थैलोफाइटा से कवक को निकाल के अलग एक कैटेगरी में रख दिया। ठीक, अब फिलहाल अब देखेंगे तो जब कवक इसमें से निकल गए तो बचे क्या इसमें, शैवाल। तो थैलोफाइट को हम शैवाल भी कहते हैं। थैलो का मतलब या थैलस का मतलब होता है जब शरीर की जो संरचना है वो स्पष्ट ना हो, या जब आप बॉडी को फूल पत्ती, तने और जड़ के रूप में डिवाइड ना कर पाए। पौधे को आप देखेंगे तो आपको तीन स्पष्ट चीजें दिखेंगी, एक तो पत्तियां दिख रही होती हैं, तना उसका दिख रहा होता है, और जमीन में अंदर जड़ें होती हैं। लेकिन इनके केस में क्या था कि इनमें कोई इस तरह का विभाजन उपस्थित नहीं था, संवहनी ऊतक भी इनमें नहीं थे, अर्थात ये जलीय होते हैं, सुकाई पादप हैं। सुकाय का मतलब, थैलस की अभी हम जो बात कर रहे थे, सुकाय का मतलब होता है जिनमें अंगों का स्पष्ट विभाजन ना हो वो। भ्रूण अनुपस्थित होता है, भाई भ्रूण अनुपस्थित इसलिए होगा क्योंकि जननांग से विकसित होता तब ना इसमें भ्रूण बनता, जब बीज उग करके पौधे के रूप में डेवलप होता तब भ्रूण बनता। संवहनी ऊतक नहीं होते हैं भाई, संवहनी ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। मूल, प्ररोह मतलब तना, मूल मतलब जड़, पत्ती आदि का अभाव पाया जाता है। जैसे अब अगर हम बात करें शैवालों के बारे में, तो हरे शैवाल होते हैं जिसका एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, भूरे शैवाल भी होते हैं जैसे सारगासम या लेमिनेरिया, और लाल शैवाल भी होते हैं जिनको पोरफायरा भी कहा जाता है। तो हरे, भूरे और लाल तीन तरह के शैवाल नॉर्मली पाए जाते हैं। अब जो दूसरा फाइलम है वो है ब्रायोफाइटा का। ये नम एवं छायादार स्थलवासी होते हैं, पादप जगत के इनको उभयचर कहा जाता है, मतलब ये जमीन में भी हो सकते हैं, जमीन पर भी, और पानी के अंदर भी हो सकते हैं। निषेचन हेतु इनको जल की आवश्यकता होती है, मतलब जब भी ये ऐसी जगह पे होंगे जहां पे पानी की मात्रा काफी ज्यादा रहे, तो ये कैसी जगह पे, नम और छायादार जगह पे इसलिए होते हैं। संवहनी ऊतक इनमें भी नहीं पाए जाते, मतलब फ्लोएम जाइलम इनमें भी नहीं पाया जाएगा। मुख्य पादप काय युग्मोभिद होता है, मतलब सुकाई या मूलाभासी, पत्ती एवं तने में विभेदित। जो जड़ पूरी तरह से विकसित नहीं होगी लेकिन जड़ जैसा आभास होगा हमको, उसको मूलाभास कहते हैं। प्रॉपर जड़ नहीं होती है, प्रॉपर पत्ती भी नहीं होती है, प्रॉपर तना भी नहीं होता, लेकिन हाँ हल्का हल्का डिवीजन अब यहां से स्टार्ट हो चुका होता है। भ्रूण उपस्थित होता है, जैसे मास है, रिक्सिया है, मर्केंसिया है, ये सारे के सारे ब्रायोफाइटा के उदाहरण। तीसरा है इसमें टेरिडोफाइटा। ये क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं, लेकिन निषेचन के लिए इनको भी जल की आवश्यकता पड़ती है। पादप जगत के वनस्पतिक सर्प ये कहलाते हैं। संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम इनमें पाए जाते हैं। अब देखिए यहां संवहन ऊतक नहीं था, यहां संवहन ऊतक नहीं था, यहां थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट अब हो गया। ये क्या है, मुख्य पादप काय बीजाणुविद होते हैं। जड़, तना, पत्ती में अब इनका विभेदन पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। यहां स्पष्ट होना स्टार्ट हुआ, सुकाई होते हैं लेकिन हल्का हल्का डिवीजन है, यहां पे पूरी तरह से डिवाइडेड हो चुके हैं। जैसे एजोला, जिसको हम नाइट्रोजन स्तरीयकारी के रूप में भी यूज करते हैं, इक्विसिटम और फर्न को इसके रूप में ले सकते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी है, एक कैटेगरी क्या थी, जिनको हमने कहा था क्रिप्टोगैम, अब दूसरे हैं फेनरोगैम, मतलब जिनमें बीज उपस्थित होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें प्रॉपर बीज उपस्थित होते हैं और फूलों के अंदर स्त्री जननांग और पुरुष जननांग या नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही पाए जाते हैं, वैसे जो पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं, फेनरोगैम्स कहते हैं। इनमें जननांग प्रत्यक्ष होते हैं शंकु या पुष्प के रूप में। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत किनको रखा गया, तो इनके अंतर्गत रखा गया तीन, चार और पांच, या ऐसे कह लीजिए एक और दो को यहां रखा गया है। अनावृत बीजी एक, जिनमें बीज उपस्थित हैं, लेकिन वो बीज कैसे हैं, वो बीज ऐसे हैं जो किसी खोल के अंदर बंद नहीं है, ऐसे बीजों को अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहा जाता है। इनमें आवरण या अंडाशय रहित होते हैं जो बीज होते हैं, पुष्प एवं फल अनुपस्थित होते हैं इनमें, और अगुणित भ्रूण कोष उपस्थित होता है, जैसे कि पाइनस या चीड़ है, सीड्रस है, साइकस है। दूसरी तरफ आवृत बीजी हैं जिनके बीज आवरण में बंद होते हैं, अर्थात बीजों के चारों तरफ, जैसे आम का आप देखेंगे तो फलबित्ती पाई जाती है ना, वो एक स्पेशल चीज जिसको हम खा लेते हैं, उसके अंतर्गत ये बंद पाता है हमको बीज, तो ये फलबित्ती के अंदर उपस्थित होते हैं बीज। पुष्प एवं फल उपस्थित होते हैं, द्विनिषेचन एवं त्रिगुणित भ्रूणपोष उपस्थित इनमें होता है। अब अगर हम बात करें, ऐसे जो पुष्प है आवृत बीजी, इन्हीं को पुष्पीय पादप भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। एक बीजपत्री का मतलब है जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, आप इनके बीज को देखेंगे तो वो पूरा एक ही होता है, उसको तोड़ के देखेंगे तो कुछ नहीं है उसमें दो हिस्से। लेकिन मूंगफली वगैरह में आप देखेंगे तो उसमें दो हिस्से निकलते हैं ना, जैसे उसका छिलका हटाएंगे तो आपको दो चीजें मिल जाएंगी या दो टुकड़े हो जाएंगे, इसको कहा जाता है बीजपत्र। इनमें जिनमें एक बीजपत्र पाया जाता है, इनमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। अपस्थानिक जड़ें मतलब जड़ों का पूरा गुच्छा उपस्थित होगा, इस तरह की जड़ें। समांतर शिराविन्यास पाएगा, समांतर शिराविन्यास मतलब अगर ये पत्ती है तो पत्ती में इस तरीके से लंबी लंबी लाइनें इस तरीके से होंगी, ठीक है। तृतीय पुष्प पाए जाएंगे, जैसे 3, 6, 9, 12, इस तरीके से कलियां इनमें उपस्थित होंगी, जैसे मक्का है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है। अब अगर हम बात करें द्विबीजपत्री की, तो इनमें मूसला जड़ पाई जाएगी। मूसला जड़ मतलब एक जड़ मेन होगी और उसमें से फिर बाकी बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें निकल रही होंगी, उसको मूसला जड़ या टैप रूट कहा जाता है। जालिकावत शिराविन्यास पाया जाएगा, जैसे इस तरह की अगर पत्ती है, एक लाइन ऐसे जा रही होगी और इसमें से इस तरीके से बिखरा हुआ होगा। इसके अलावा पंचतई पुष्प पाया जाएगा, मतलब फूल जो होगा उसमें जो दल होंगे या जो पंखड़ियां होंगी वो 5 होंगी या 10 होंगी, 15 होंगी, इस तरीके से 5 के गुणक के रूप में उपस्थित रहती हैं। जैसे चना है, अरहर है, मटर है, आम है, या फिर मूंगफली का भी आप उदाहरण इसमें ले सकते हैं। अब आते हैं केल्प क्या है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है हालांकि ये भी। समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो उसे केल्प कहा जाता है। ये भूरे शैवाल हैं जो 60 से 100 मीटर ऊंचे होते हैं। इनका सलाद, शैम्पू, टूथपेस्ट, पुडिंग, दवाओं आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन प्राप्त होता है, अभी हमने केल्प पढ़ा था, उसके अलावा आयोडीन का क्या सोर्स है, इसका एक सोर्स है लेमिनेरिया। अब लेमिनेरिया होती क्या है, यह समुद्री शैवाल होता है, समुद्र में पाई जाने वाली एक तरह की घास टाइप की चीज है, उससे हम क्या करते हैं, आयोडीन प्राप्त करते हैं। आयोडीन उस हर एक चीज से मिलेगी जो समुद्र में नॉर्मली पाई जाती है, चाहे वो सी फूड हो या फिर वो घासें हों या वहां के समुद्र के शैवाल हों। आयोडीन लेमिनेरिया नामक भूरे शैवाल से, लेमिनेरिया क्या है, ये भी भूरे शैवाल का उदाहरण है, से प्राप्त होता है। यह जापान के समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह भोजन एवं दवाओं के रूप में प्रयुक्त होता है। भाई आयोडीन है तो नॉर्मल खाने के रूप में भी इसको खाते हैं, सलाद वगैरह के रूप में, और इससे दवा भी बनती है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा पादप जो बीजाणु और भ्रूण बनाता है किंतु इसमें बीज एवं संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। भाई ये क्या कह रहा है कि जिसमें
संवहन ऊतक नहीं होने चाहिए। तो संवहन ऊतक कवक में नहीं होते हैं, लेकिन ये पादप नहीं है, ये तो अलग है ना, इसका तो वही अलग हो गया। ये तीनों पादप हैं। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो ऐसे पौधे जिनके बीज नग्न अवस्था में होते हैं, अर्थात तो उनके चारों तरफ कोई फल नहीं पाया जाता है, डायरेक्ट बीज आता है। जैसे चीड़ है, तो चीड़ में तो क्या है, संवहन ऊतक होते हैं, इतना बड़ा पौधा है तो जड़ से ऊपर तक खाना मतलब पानी और खनिज लवण जाता है, और पत्तियां फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाती हैं तो वो जड़ों तक जाता है। फ्लोएम जाइलम उसमें पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा अभी हमने पढ़ा था, ये वो पहली सीरीज है जहां से संवहन ऊतक स्टार्ट होते हैं। और ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा वो पहला टाइप है पौधों में, पहला फाइलम है जो बिल्कुल एकदम बेसिक होता है, अर्थात इसमें कोई संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, कोई बीज नहीं पाया जाता। ये बीजाणु के आधार पर क्या करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा पादप जो बीजाणु और भ्रूण बनाता है किंतु जिसमें बीज एवं संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं को ब्रायोफाइटा समूह में रखेंगे। इस प्रभाव के पादपों को वनस्पति जगत के उभयचर भी कहते हैं, क्योंकि ये पादप संवहन ऊतकों जाइलम और फ्लोएम की अनुपस्थिति के कारण पूर्णतया स्थलीय नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है। एजोला को हम कई बार, हम पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। एजोला को हम जलीय फर्न या खाद के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इस टेरोडोफाइट पादप की पत्तियों की गुहाओं में सहजीवी नील हरित शैवाल, असल में यही वो काम करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम साइनोबैक्टीरिया ही करता है। एनाबीना एजोली पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा खेत की मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। फाइन, फर, स्प्रूस, सीडर, लार्क एवं साइप्रस प्रसिद्ध लकड़ी देने वाले पादप हैं। इनमें से अधिकांशतः पहाड़ी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये सभी क्या हैं, तो इन सभी की खासियत यह है, देखिए आवृतबीजी दो प्रकार के हैं, जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है, जिनमें दो बीज पत्र पाया जाता है। इसका मतलब ये तीनों तो क्या हो गई, एक हो गई। एक बीज पत्री में भी पौधा क्या होता है, कवर के अंदर रहता है। दो बीज पत्री में भी पौधा कवर के अंदर रहता है। लेकिन जो अनावृत बीजी हैं उनमें क्या हो रहता है, पौधा नहीं, सॉरी, जो बीज है वो खुला रहता है। अब खुला बीज वाले जो पौधे हैं वो पाइन है, जैसे चीड़ वगैरह है, ये सारे उसी के उदाहरण हैं। देख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगाश्रयी पादप है। मर्केंसिया, साइकस, पाइनस, खजूर। तो पाइनस क्या माना जाता है, उभयलिंगी पादप के रूप में इसको काउंट किया जाता है। उभयलिंगी पादप वो होता है जिसमें नर और मादा जन्नांग एक साथ पाए जाते हो, वैसे पादपों को उभयलिंगी कहा जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, ये एक अनावृतबीजी पादप है जो अभी हमसे पूछा गया था जस्ट पिछले क्वेश्चन में, इसलिए पीवाईक्यू करना जरूरी है और उनका प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देखना भी इसीलिए जरूरी है। इसके अलावा अब इसमें क्यों है ये उभयलिंगी, क्योंकि इसमें नर और मादा शंकु एक ही पादप में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। चिलगोजा जब आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे, हिमाचल वगैरह में जाएंगे, या पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके में अगर आप जाएंगे तो चिलगोजा बहुत ही, जैसे हमारे यहाँ पे नहीं मूंगफली खाते हैं लोग या बादाम के लिए, ऐसे सूखा मेवा टाइप का है ये। इसको काफी ताकतवर माना जाता है। चिलगोजा असल में क्या होता है, चीड़ का बीज होता है। चीड़ को क्या कहा जाता है भैया, पाइन कहा जाता है। पाइन के बीज को ही चीड़ के पत्तों से एक मोम भी प्राप्त किया जाता है, चीड़ से एक तेल भी प्राप्त किया जाता है, जिसका प्रयोग मच्छर विकर्षी के रूप में किया जाता है। क्या है, पाइन है। चीड़ नाम के एक अनावृत बीजी पादप, अब फिर से देखिए वही डाटा रिपीट हो रहा है, अनावृत बीजी पादप है। इस पादप का वैज्ञानिक नाम वो ना याद करें तब भी कोई बात नहीं है, पाइनस जिरार्डियाना। इसके बीज अर्थात चिलगोजा कार्बोहाइड्रेट एवं प्रचुर प्रोटीन की प्रचुर मात्रा युक्त होते हैं। अब इसमें क्या खास बात है, एक तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा ये प्रोटीन इसमें खूब भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए चिलगोजा का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, कई बार चिलगोजा का प्रयोग किया जाता है एज अ ड्राई फ्रूट। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। तो कुनेन एक पौधा है, उससे प्राप्त होती है छाल से, और वो पौधा कैसा है, वो आवृत बीजी पौधा है।
उसका नाम है सिनकोना। ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। पूछ रहा है बैक्टीरिया से, शैवाल से, यीस्ट से या आवृतबीजी पादप से। आवृतबीजी पादप से होता है। मलेरिया की दवा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त होती है, मलेरिया में प्रयुक्त होती है। और ये कैसा पादप है? ये पुष्पीय या आवृतबीजी पौधा होता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए पादपों में से कौन सा द्विबीजपत्री है? ऑर्किड है, प्याज है, लिली है या आम है? या आम का हमने देखा है, आम का जब उग के आता है पौधा तो उसमें से दो इस तरीके से डंठल टाइप के निकलते हैं। या आपने देखा भी होगा जब आम का सीजन चलता है तो बहुत सारी गुठलियां उग के आती हैं। गुठली को छील करके फिर उसको ऐसे सीटी की तरह बजाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। उसमें आप देखेंगे दो हिस्से होते हैं उसकी गुठली के अंदर, दो हिस्से हैं। तो आम कैसा हो जाएगा भैया? द्विबीजपत्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आम की पत्तियों में कैसा पाया जाता है? जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। इस तरह से आम के पत्ते जो होते हैं वो इस तरह से। मूसला जड़ होती है, बीज में दो बीज पत्रों की उपस्थिति। द्विबीजपत्री पादपों के अविलाक्षणिक गुण होते हैं। एक बीजपत्री पादप निम्न में से कौन से लक्षण दर्शाते हैं? पत्तियों में जालिकावत विन्यास एक बीजपत्री में भैया ये नहीं पाया जाता है। ये तो किसका है? द्विबीजपत्री का उदाहरण है। मूसला जड़ द्विबीजपत्री में पाया जाता है। बहुवर्षीय वृद्धि ये भी, ये हालांकि दोनों में पाया जाता है, एक बीजपत्री में और दो बीजपत्री में। तो ये तो दोनों में पाया जाता है। बहुवर्षीय पौधा एक बीजपत्री भी हो सकता है, जैसे चीड़ का पौधा है वो भी बहुवर्षीय होता है। या फिर अगर हम आम के पौधे की बात करें वो भी बहुवर्षीय होता है। तो ये तो दोनों में कॉमन है। अब ऐसा हमको देखना पड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ इसमें पाया जाता हो। भैया इसमें त्रितयी पुष्प पाए जाते हैं, मतलब 3, 6, 9 इस तरह से कलियां पाई जाएंगी। या कह सकते हैं कि जो उसके पुष्प दल है वो इस रेशियो में अपने उनको रखेगा, पंखड़ियों को। आगे बढ़ते हैं। कई पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात पुष्पीय भाग 3 या उसके गुणक में व्यवस्थित होते हैं। इसमें बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर आदि की संख्या 3, 6 या 9 होती है। 3 के गुणज के रूप में होती है। ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 3, ये यहां पे हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन अब हमने क्या किया था कि जब हम केमिस्ट्री को फिनिश कर रहे थे तो वहां पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो वहां पे हमने क्या किया कि भाई देखिए, अगर लगातार हम मान लीजिए 100 क्वेश्चनों को एक साथ कर डालें, 50-60 क्वेश्चनों को एक साथ कर डालें, उसका कोई मतलब भी तो नहीं है, वो समझ में भी तो आना चाहिए। तो हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चनों को बचा लिया था कि अगर कोई छोटा चैप्टर आएगा तो उसके साथ एडजस्ट करके इनको हम फिर कर लेंगे बाद में। तो जो हमारा लास्ट चैप्टर था हमारा केमिस्ट्री का 9th चैप्टर विविध के नाम से, उसके क्वेश्चन बचे हुए हमारे पास, उनको अब हम यहां कर लेते हैं। निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट, वैद्युत क्षुरक या सेवर होते हैं आदि माध्यमों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश या आवेश युक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बैटरी में इलेक्ट्रोड का क्या मतलब हुआ भाई? इलेक्ट्रोड का मतलब होता है अगर ये बैटरी है तो ये वाले जो सिरे होते हैं, या मान लीजिए अगर पूरी एक बैटरी है और इसमें एक ही सिरा है तो एक इलेक्ट्रोड ये हो जाएगा, सपोज दैट अगर ये पॉजिटिव हो गया, और दूसरा सिरा ये हो जाएगा, सपोज दैट ये नेगेटिव हो गया। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। अब इसमें पूछ रहा है वो कौन से होते हैं। इसके लिए निकिल कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में निकिल और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बिल्कुल, तो इसमें अब ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिक लगाएंगे। अलग अलग बैटरियों में अलग अलग होते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे रखा था उसमें से निकिल और कैडमियम का ही कॉम्बिनेशन ठीक बैठता है। इसमें निकिल हाइड्रोक्साइड की कैथोड और कैडमियम की एनोड होती है। एनोड मतलब वो पॉजिटिव सिरा और कैथोड मतलब वो नेगेटिव वाला सिरा। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त किया जाए। भैया इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य का काम क्या है? जैसे ही इसको पानी में डालेंगे तो ये K+OH- में टूट जाएगा। ऐसी कोई भी चीज जो पानी में घोलते हैं तो वो अपने आयनों में कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया वो लेवोइजियर को कहा जाता है।
रदरफोर्ड साहब वो हैं जिन्होंने प्रोटॉन या नाभिक की खोज करी। आइंस्टीन साहब वो हैं जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। रमन साहब वो हैं जिन्होंने क्या किया था कि समुद्र नीला क्यों होता है उसके बारे में बताया या रमन सिद्धांत दिया। बचे हमारे लेवोजियर साहब जो जिन्होंने क्या किया था, मॉडर्न केमिस्ट्री की स्थापना करी थी। अब रसायन शास्त्र है क्या भाई, रसायन शास्त्र में जो पदार्थ है उसका संगठन, वो कैसे बना हुआ है, उसके गुण, और फिर जब वो दूसरे पदार्थों से कोई क्रिया करता है तो उसकी जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये जो शाखा है विज्ञान की उसे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया वर्ड से हुई है जिसका अर्थ होता है काला रंग। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? सोडियम क्रोमेट डालते हैं हम कांच वगैरह के लिए, कांच को रंग प्रदान करने के लिए, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, लाल रंग प्रोवाइड होता है। यह भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही है। यह क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक है। यह अपने अयस्कों से क्रोमियम के निष्कर्षण में एक मध्यवर्ती का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कह रहा है सिल्वर आयोडाइड, ये हॉर्न सिल्वर होता है? नहीं भैया। कह रहा है सिल्वर क्लोराइड, क्या ये कृत्रिम वर्षा करता है? नहीं। जिंक फॉस्फाइड, क्या ये चूहे का विष होता है? बिल्कुल। अब सही पूछा था, ये हमको मिल गया, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। जिंक सल्फाइड, क्या ये फिलास्फर ऊन होता है? नहीं। ये अगर इस तरीके से आपस में मिल जाएंगे तब ये दोनों ऊपर वाले भी सही हो जाएंगे, लेकिन ये उल्टे मिला रखे हैं। अब आते हैं आगे। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहे को मारने के विष में किया जाता है। अब अगर हम बात करें बाकी के ऑप्शन में, तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, न कि सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग किया जाता है। हॉर्न सिल्वर में सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, और फिलास्फर ऊन में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो आपको ये भी रटना पड़ेगा, इसको आप रट डालिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम जिस जमाने में आया था उस टाइम पे जब शुरुआत में इसकी खोज हुई तो इसकी जो कीमत है वो सोने से भी ज्यादा थी, लेकिन बाद में फिर जब इसको बनाने का प्रोसेस सीखा गया तो ये बहुत आसान रहा, और क्योंकि इसकी पृथ्वी में काफी ज्यादा मात्रा है तो अभी फिलहाल ये उतना महंगा नहीं है। एल्युमिनियम जो आपने देखा होगा, जो वायरिंग होती है, बड़े बड़े जो तार खींचे जाते हैं घर में बिजली सप्लाई के लिए, वो सब एल्युमिनियम के ही होते हैं। टाइटेनियम को कहा जाता है द मेटल ऑफ फ्यूचर। अंतरिक्ष युग की धातु के तौर पर ज्ञात, अब इसको इस अंतरिक्ष युग की धातु भी कहा जाता है। टाइटेनियम स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत मिश्रित धातु है। यह काफी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी जंग नहीं लगता है। इसकी अपेक्षा जो इसका सापेक्षिक घनत्व है वो 3.49 से लेकर के 3.59, या आप ये कह सकते हैं लगभग 3.5 से थोड़ा सा ऊपर है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक, तथा द्रवणांक 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पिघलेगी कितने पर, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। यह संसार की सबसे मजबूत धातुओं में से एक है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि अब देखें तो अब तो बहुत सारी और भी ऐसी चीजें आ गई हैं जो प्रॉपर धातु नहीं है, लेकिन वो स्टील से 300 से 400 गुना तक ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे हम बात करें ग्राफीन की बात कर सकते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब की बात कर सकते हैं, ये बहुत स्ट्रांग है, और इनके जो नेचर हैं वो विखंडित होने के नेचर भी इनके काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मेसोन किया होगा। अब ये पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है। मेसोन की खोज हिडेकी युकावा ने करी थी। बिल्कुल, मेसोन क्या है, एक सब पार्टिकल है या फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पे इसको काउंट किया जाता है। पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव या अपोजिट पार्टिकल है। इस पर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। इसका मास इलेक्ट्रॉन के जस्ट बराबर होता है। तो क्या इसकी खोज एंडरसन और हेस ने करी थी? बिल्कुल साहब, ये दोनों बिल्कुल सही बात है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा के बारे में बेथे साहब ने सबसे पहले बात कही थी। बिल्कुल। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण क्या ये फर्मी साहब ने किया था? नहीं, एनरिको फर्मी साहब ने परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण नहीं किया। इन्होंने फर्मी डिराक स्टैटिक्स की शुरुआत करी थी। परा यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम, देखिए यूरेनियम 92 तक के जो तत्व हैं वो तो पाए जाते हैं पृथ्वी पर, बाकी ऊपर के जो तत्व हैं वो कहे जाते हैं, जैसे 93 होगा, 94 होगा, 118 तक है ना। अब तो
इन सभी को हम कहते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ये सारे के सारे किनके द्वारा सबसे पहले बात करी गई? तो परा यूरेनियम तत्वों की खोज एनरिको फर्मी ने नहीं बल्कि जीटी, अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सीबोर्ग ने की थी, या उनका इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। परा यूरेनियम तत्वों का परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। 93 से लेके 118 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? भैया ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। एल्युमिनियम सल्फेट Al और सल्फेट होता है SO4। अब सल्फेट की जो संयोजकता है वो 2 है और इसकी संयोजकता 3 है, इसलिए एक पदार्थ बनेगा Al2 और SO4 होल थ्राइस। इस तरह का जो पदार्थ है वो क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट है, जो क्या करता है? अग्निरोधक कपड़ा बनाने में प्रयुक्त होता है। अकार्बनिक यौगिक है, मतलब कार्बन इसमें नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोक स्टील अथवा लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। जो पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं लोहे को शुद्धिकरण के लिए या स्टील बनाने के लिए, तो उनमें एक पदार्थ कोक भी रहता है। अब पूछ रहे हैं कि भाई इसका इस्तेमाल क्या है? ये कह रहा है अपचायक के रूप में ये कार्य करता है, या अपचायक के रूप में क्रिया करना इसका काम है। बिल्कुल ये इसका काम है। अगर ये अपचायक के रूप में काम करता है तो फिर ये उपचायक के रूप में काम नहीं करेगा। तो 4 नहीं होना चाहिए और 1 होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए, तो ये आंसर हो सकता है, ये हो सकता है। इसका मतलब ये भी गया और ये भी गया। अब हम बात करते हैं लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना इसका काम है। भैया ये सिलिका से इसका कोई रिलेशन लेना देना नहीं है, सिलिका को ये दूर नहीं कर सकता, अर्थात 2 नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया तो जाहिर सी बात है ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, बिल्कुल बिना धुएं के जलता है कोक, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोक अपचायक एजेंट है, रिडक्टिंग एजेंट है एवं ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा ऊष्मा प्रदान करता है। क्योंकि अब अगर ये बाकी के जो 2 स्टेटमेंट हैं, दूसरा और चौथा, वो क्यों सही नहीं है? क्योंकि कोक लोहे के उत्पादन में लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर नहीं करता, न ही उपचायक के रूप में कार्य करता है। अब नॉलेज प्लस की बात करते हैं। इस्पात आयरन और कार्बन की मिश्र धातु है। साधारणतया इसे ढलवां लोहे से 3 प्रक्रमों, बेसेमर प्रक्रम, एलडी प्रक्रम और खुली भट्टी प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। स्टील निर्माण के दौरान स्पीगेलसन मिलाया जाता है। स्टील में कार्बन 0.25 से 1.5% तक होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर स्टील की बहुत सी किस्में जैसे मृदु इस्पात, मध्यम इस्पात, कठोर इस्पात, मिश्र धातु इस्पात आदि होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भाई इसमें कि मैच करना है आपको। तो केवलार के बारे में हम कई बार जब हमने केमिस्ट्री पढ़ी तो कई बार इसको ये क्वेश्चन पूछा भी गया जब हमने संश्लेषित रेसे पढ़े। असल में ये ऐसा रेसा है जो क्या बनाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के ये काम में आता है। इसको काटा नहीं जा सकता है, इसमें से गोली भी पार नहीं हो पाती, बहुत ही हार्ड तरह का ये रेसा होता है। अब बात करते हैं, सॉरी हार्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग टाइप का। बात करते हैं हम जिंक फॉस्फाइड के बारे में। तो भाई जिंक फॉस्फाइड के बारे में अभी हमने क्वेश्चन किया था। जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग कहां होता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग होता है रोडेंट नासी में। रोडेंट उनको कहा जाता है जो चीजों को कुतर करके खाते हैं, जैसे गिलहरी हो गया, या अगर चूहे की बात करें खासतौर से चूहा वगैरह की मारने की दवा बनाने के लिए जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ए 2 से मिलना चाहिए, ए 2 से मिलना चाहिए, ए 2 से मिलना चाहिए, फिर सी मिलना चाहिए 4 से, सी 4 से मिलना चाहिए, बचा बी हमारे पास ऑप्शन। अब बी कहाँ मिलेगा? बी मिल जाएगा 3 के साथ, कैंसर रोधी दवा। और नाइट्रोसेलुलोज की बात करें, नाइट्रोसेलुलोज क्या है? एक विस्फोटक के तौर पे काम करता है। हो गया काम। हमको सिर्फ 2 डाटा इसमें से पता थे, पहला पता था और ये पता था, बस उसी के आधार पर हमारा आंसर आ गया। कई बार ऐसे क्वेश्चनों में, ये क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लगते हैं लेकिन अधिकतर कंडीशन में ये क्वेश्चन क्या होते हैं, कई बार बहुत सिंपल निकलते हैं। कई बार ऐसा होता है आपको एक ही डाटा पता होता है और पूरा आंसर
निकल आता है। ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहीं डिस्कस हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रेयॉन के बारे में। यहां पे भी मैच करने के लिए बात हो रही है। फ्रेयॉन क्या है? फ्रेयॉन को हम CFC के नाम से भी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से भी जानते हैं, जिनका प्रयोग प्रशीतक में या एसी वगैरह में या जहां कहीं भी बड़े बड़े भंडार गृह बनाए जाते हैं वहां पर ठंडक पैदा करने के लिए फ्रेयॉन्स का प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये वायुमंडल के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि ये समताप मंडल में पहुंच करके वहां पर उपस्थित ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश जो सूरज से आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज वो पृथ्वी तक पहुंचने लग जाती हैं। अगर अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी तो उसकी वजह से जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो तो पूरी तरह से मर जाएंगे, लेकिन मनुष्य जैसे जो बड़े जीव हैं उनमें भी त्वचा कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्किन के लिए वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। अब बात करते हैं टेट्राएथिल लेड। इसका प्रयोग किया जाता है एंटी नॉक सब्सटेंस के रूप में। इसको पेट्रोल में मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल या जो डीजल है वो टाइम से, खासतौर से पेट्रोल टाइम से पहले ही उसमें आग ना लग जाए। अब होता क्या है, 4 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं, गाड़ियों के जो इंजन होते हैं, उनमें एक पूरा का पूरा सिलेंडर होगा, उसमें एक पिस्टन ऊपर नीचे जाता है। अब पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाता है तो एक पार्टिकुलर रेंज पे पहुंचने के बाद यहां पे क्या करता है, स्पार्क प्लग आग लगा देता है पेट्रोल और हवा के मिश्रण में। अब जब भी आग लगेगी तो गैसें फैलना स्टार्ट करेंगी। अब पिस्टन में कहीं और तो निकल नहीं सकती गैस, अब इसी को पिस्टन को पीछे की तरफ धक्का मारेंगी। अब पीछे की तरफ धक्का मारेंगे, पिस्टन जाएगा नीचे। इस तरीके से पिस्टन क्या करता है, फिर जो साइलेंसर वाला मोड है वो खुल जाएगा, धुआं बाहर निकल जाएगा और पिस्टन इस तरीके से लगातार मूवमेंट करता रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर आके एक पार्टिकुलर रेंज में आकर के अगर उसमें आग लगनी है इंजन में, या उसका जो पिस्टन है उस जो गैस है उसमें आग लगनी है, लेकिन अगर मान लीजिए आग जब पिस्टन यही पहुंचा तभी तक लग गई तो उसको जाना चाहिए था आगे, वो बैक लौट जाएगा, तो उससे इंजन के टूटने या खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उसके लिए एक ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जो ईंधन है उसको देरी से जलने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को हम एंटी नॉक पदार्थ कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ईंधन में टाइम से पहले ही आग लग जाना, इसको नॉकिंग कहा जाता है। अब ए मिलना चाहिए कहां, 2 से, ए मिलना चाहिए 2 से। सिर्फ एक ही डाटा था आपके पास तब भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ए 2 से मिलना चाहिए, एक ही में मिल रहा है। अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये कहां मिलना चाहिए, सी मिलना चाहिए 4 से, ये कीटनाशक के रूप में है। डी कहां मिलना चाहिए, डी मिलना चाहिए 3 से। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक या आग बुझाने के लिए किया जाता है। 2 ही डाटा यहां पता थे, 2 डाटा के आधार पर ही हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। टेट्राएथिल लेड यह एक ईंधन योजक है। इसका उपयोग एंटी नॉक कारक के रूप में पेट्रोलियम पदार्थों के साथ मिलाकर किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे अब इससे क्या होगा, भाई लेड है तो जब भी आग लगेगी तो इससे क्या होगा, ऐसा प्रदूषक निकलेगा जो पूरी तरह से क्या होगा, सामान्य प्रदूषण होता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे जो लेड की वजह से जो प्रदूषण होगा वो बहुत 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 ज्यादा खतरनाक होगा। सल्फर ऑलरेडी पेट्रोलियम के साथ उपस्थित रहता है तो सल्फर के तो निकलते ही निकलते हैं पॉल्यूटेंट, लेड के भी निकलेंगे। लेड ह्यूमन बॉडी के लिए या जितने भी जीव हैं उन सब के लिए जहर का काम करता है। इससे बचने के लिए अभी आप देखेंगे भारत 6 को अपनाया गया है, BS6। यूरोप में क्या है, EU स्टैंडर्ड या ES 1 2 ऐसे 6 करके चला। भारत में चला ऑलरेडी ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन अब ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन 6 वाले स्टैंडर्ड में एंटर कर चुकी थी, तो भारत सरकार ने भी अपने यहाँ पे पॉल्यूशन को कम करने के लिए 5 पे हम लोग नहीं गए बल्कि डायरेक्ट 4 से आ गए सीधे 6 पर। अभी जो भारत में चल रहा है वो BS6 का ईंधन चल रहा है। अब बात करते हैं हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में। तो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग कृषि कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग आग बुझाने के लिए या आग बुझाने हेतु अग्निशामक के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं, फिर से अब यहाँ पे मैच करने के लिए आ गया। एस्पार्टेम की बात करें तो यह कृत्रिम मधुरक है। भाई बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है, शुगर या कहें चीनी खाने की मनाही होती है क्योंकि उनके ब्लड में
शुगर लेवल या ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है और इस बीमारी को डायबिटीज के नाम से जानते हैं। अब उन लोगों में नॉर्मली इंसुलिन का फॉर्मेशन बहुत कम हो रहा होता है। अब उससे बचने के लिए अगर मान लीजिए किसी को क्रेविंग है, मीठा खाने का मन कर रहा है, वो भी मिठाई खाना चाहता है, तो वैसी कंडीशन में क्या करते हैं, देख रहे हो एक मक्खी ग्लास नहीं लेने दे रही है। तो ये इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। ये एक्चुअली क्या होते हैं, प्रोटीन वगैरह होते हैं या प्रोटीन होते हैं ये। अब उसकी वजह से होता क्या है कि भाई ये आगे बात करते हो तो ये इनका कोई कैलोरी वैल्यू नहीं होती और ये इंसुलिन को प्रभावित नहीं करते। ये ग्लूकोज की मात्रा इनमें नहीं होती, इनमें ग्लूकोज नहीं होता, इसलिए ये डायबिटीज वाले लोग भी इनको यूज कर सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्हीं को कहते हैं शुगर फ्री। आपने देखा होगा बहुत सारी मिठाइयों पे लिखा रहता है शुगर फ्री, चॉकलेट्स वगैरह आ रही हैं उन पे लिखा रहता है शुगर फ्री। फ्रेयॉन की बात करें तो फ्रेयॉन को सीएफसी कहा जाता है। ये ओजोन के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग ठंडक पैदा करने के लिए प्रशीतकों में किया जाता है। ए मिलना चाहिए 3 से, ए मिलना चाहिए 3 से गया, बी मिलना चाहिए 4 से, बी मिलना चाहिए 4 से, बी 4 से मिलना चाहिए, ये भी गया, सी हमारे पास बचेगा। इसका मतलब नियोप्रीन कहाँ बचेगा, संश्लेषित रबर के पास, और बेडनाड्रिल बचेगा प्रतिस्टैन हिस्टामिन दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। यह सुक्रोज या चीनी से कितना 100 गुना मीठा होता है। हालांकि अभी इसके बारे में डब्ल्यूएचओ ने अभी कोई मुश्किल से 4 या 5 दिन हुए हैं, तो डब्ल्यूएचओ ने इसको संभावित कैंसर कारक पदार्थ के रूप में कैटेगराइज किया है कि भाई इसे संभव है कि कैंसर होता हो। एग्जैक्ट कोई रिपोर्ट नहीं है कि भाई हम ये कह सकें गारंटी के साथ होता है कि नहीं होता है, पर प्रोबेबली इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। फ्रेयॉन की बात करें तो इनका प्रयोग कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। हालांकि अब इनकी जगह पे क्या अमोनिया वगैरह का यूज किया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है क्योंकि ये नुकसान करते हैं एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा। न्यूप्रीन की बात करें तो यह एक प्रकार का संश्लेषित रबर है जो क्लोरोथीन के बहुलीकरण से बनाया जाता है। क्लोरोप्रीन, प्रीन, तीन नहीं, क्लोरोप्रीन। बेनाड्रिल की बात करें, एक एंटी हिस्टामाइन या प्रतिहिस्टामिन दवा है। इसका उपयोग एलर्जी, फीवर और सामान्य सर्दी के लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है। अब फिर यहां बात करते हैं नीला थोता या CuSO4.5H2O। इसको नीला तोता कहा जाता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भैया ये क्या करता है, ये कवकनाशी के रूप में या फंगीसाइड के रूप में काम करता है। इयोसिन की बात करें तो इयोसिन का यूज होता है लाल स्याही में। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा है, नीला तोता भी अलग से पूछा है, इयोसिन भी पूछा है। अब ए से मिलना चाहिए 2, ए से 2 मिलना चाहिए, चलो सब में मिल रहा है, कॉमन है नीला तोता वाला। इयोसिन B3 से मिलना चाहिए, B3 से मिल रहा है, तो बाकी ये दोनों गए। अब दो 50-50 पे तो आ गए भाई। हमारे पास 2 डाटा थे। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में, आर्टिफिशियल रेनिंग के लिए किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। क्यों? क्योंकि जो बादल होते हैं वो कॉलर्ड फॉर्म में होते हैं और सिल्वर आयोडाइड उनको क्या करता है, पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करा देता है। जब भी अपोजिट नेचर के हम आयनों को मिलाते हैं किसी भी एक कॉलॉइड में तो उसका स्कंदन या कोगुलेशन हो जाता है, अर्थात तो वो नीचे बैठ जाता है। जैसे ब्लड में फिटकरी मिलाते हैं तो ब्लड फट करके हमारे हाथ पर बैठ जाता है, कहीं कट लगता है तो फिटकरी घिस देते हैं तो ब्लड बहना बंद हो जाता है। अगर हम नींबू का रस निचोड़ दें, फिटकरी डाल दें दूध में, गर्म दूध में, तो दूध फट करके पनीर बन जाता है। वैसे ही अगर बादलों के ऊपर, क्योंकि ये भी कॉलॉइड होते हैं, बादलों के ऊपर अगर हम सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर देंगे तो बादलों की जो बूंदें हैं वो तुरंत ही क्या हो जाएंगी, स्कंदित होकर जमीन पे बरसने लग जाएंगी। इसी घटना को कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। और जिंक फॉस्फाइड, ये तो न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है कि भैया चूहे के जो विष होते हैं उनमें या रोडेंटिसाइड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। बचेगा क्या, डी मिलना चाहिए 4 से, सी हमारा ऑप्शन हो। अगर केवल डी भी पता है तब भी आप ये काट देंगे और ये वाला काट देंगे, तब भी आप लगभग 50-50 पे तो पहुंच ही जाएंगे।
इसका उपयोग कवकनाशी और शैवालनाशी के रूप में किया जाता है। किसका? ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा का प्रयोग। इयोसिन का प्रयोग लाल स्याही के रूप में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। जिंक फॉस्फेट का प्रयोग कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है, चूहे वगैरह को मारने में किया जाता है। अब कह रहे हैं कौन सुमेलित नहीं है? पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग माचिस में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में प्रयोग करी जाती है, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीसा संचायक सेल में प्रयोग करी जाती है, भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं प्रयोग किया जाता। बैटरियों में H2SO4 प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं रसायनों का राजा। इसका प्रयोग हम बैटरीज में करते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यूरेनियम का प्रयोग क्या परमाणु बम बनाने के लिए होता है? बिल्कुल। सीसा संचायक सेल में, अब ये डाटा यहां से जरूरी है, या तो आप वहां पढ़ लीजिए या इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहे हैं भाई द्रव अमोनिया का प्रयोग अभी हमने कहा था फ्रेओन्स या CFC के जगह पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे आजकल द्रव अमोनिया का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है। तो अभी हम क्या है 4 से मिलाएंगे, किसको? डी को 4 से मिलाएंगे, गए सारे के सारे, सी ऑप्शन बचेगा। इसका मतलब ए मिलना चाहिए 2 के साथ। एसीटोन का प्रयोग कहां किया जाता है? नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में किया जाता है। जो ठंडा ठंडा फील होता है नेल पॉलिश लगाने के बाद, वो एसीटोन की ही वजह से फील होता है। बी मिलना चाहिए किसके साथ? बी मिलना चाहिए 1 के साथ। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अभी ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, अग्निशामक के तौर पर प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों को साफ करने के लिए किया जाता है, तो मरहम पट्टी से पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ही घावों को धोया जाता है, ताकि ये क्या कर देता है, वहां के जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको साफ कर देता है, खत्म कर देता है। एसीटोन C3H6O का उपयोग नाखून पॉलिश अपसारक या रिमूव के रूप में किया जाता है। एक रंगहीन अविलाक्षणिक गंध वाला ज्वलनशील द्रव्य, इसका मुख्य उपयोग विलायक के रूप में होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड या CCl4 का उपयोग अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग औषधि उत्पादन और फ्यूरेन के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का उपयोग वे संक्रामक, रोगाणुरोधक और घावों की मरहम पट्टी हेतु किया जाता है। द्रव अमोनिया पर एक उच्च सांद्रता वाणिज्यिक उत्पाद है, द्रव अमोनिया 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 59.9 पर एक उच्च सांद्रता वाणिज्यिक उत्पाद है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? प्रशीतक के रूप में। किसकी जगह पे? CFC के रूप में, या उसकी जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग होता है, बिल्कुल बात सही है। क्या यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है? बिल्कुल। अब देखिए ये अब इसलिए पढ़ना जरूरी होता है, सारे बाकी के जो ऑप्शन है उनको याद रखना इसलिए जरूरी होता है। यहां ये चीज पूछी गई है UPPCS या UPPSC मेंस 2002 में। अब यही चीज देखिए, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं पीछे। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। अब ये फैक्ट यहां भी दे रखा है, ये है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2011 में पूछा गया। PYQ से इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए PYQ करना बहुत जरूरी होता है। कह रहा है भाई सिल्वर या चांदी का प्रयोग क्या इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है? नहीं भाई, चांदी का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब, भले चांदी सबसे बेहतरीन चालक के रूप में है, लेकिन चांदी का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं करते। हम करते हैं तांबे का प्रयोग, या इलेक्ट्रिक बल्ब के अगर फिलामेंट की बात करेंगे तो टंगस्टन का प्रयोग करेंगे, चांदी का तो नहीं करेंगे वहां पे। जिंक क्या गैल्वेनाइजेशन में प्रयोग होता है? बिल्कुल, जिंक का प्रयोग गैल्वेनाइजेशन में होता है। गैल्वेनाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें लोहे पर हम क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, और ये किसके द्वारा संपन्न होती है? ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा इसको संपन्न किया जाता है। तो वैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक धातु पर दूसरी धातु की परत, जिसमें एक धातु लोहा हो और दूसरी धातु अगर जिंक है, तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और इसकी ये किया क्यों जाता है?
ताकि लोहे में जंग ना लगे, क्योंकि लोहे में बहुत जल्दी जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है। मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है। मैग्नीशियम हवा में आसानी से प्रज्वलित होकर चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है, इस कारण इसका उपयोग फुलझड़ियों, प्रदीप्ति और फोटोग्राफी में किया जाता है। यूरेनियम परमाणु बम बनाने में उपयोगी है, क्योंकि यह एक रेडियो एक्टिव और भारी तत्व भी है। सिल्वर वैद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, परंतु इसका उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं किया जाता। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। वजह हमको ऐसी धातु प्रयोग करनी है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, और ये सिल्वर का रेजिस्टेंस तो न्यूनतम है भाई, सबसे कम है। जिंक धातु से लोहे का गैल्वेनाइजेशन या गैल्वनीकरण करके लोहे को जंग रोधी बनाया जाता है। बात करते हैं मॉर्फिन, सोडियम। मॉर्फिन क्या है भाई? मॉर्फिन एक ऐसी है जो क्या करती है, एनाल्जेसिक का काम करती है, बेहोशी टाइप का, या कह सकते हैं एक तरीके से दर्दों को भुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम को क्या करा जाता है भाई, ये तुरंत हवा से और पानी से रिएक्ट करता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बोरिक एसिड क्या करता है? बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक है, मतलब घावों को पकने से रोकने वाली चीज है। और जर्मन सिल्वर क्या है भैया, ये एक मिश्र धातु है। तो ए मिलना चाहिए 3 के साथ, तो ये गया। ए मिलना चाहिए 3 के साथ, ये गया। बी मिलना चाहिए 4 के साथ, बी मिलना चाहिए 4 के साथ, ये गया। बी मिलना चाहिए 4 के साथ। ऊपर की 2 फैक्ट भी अगर आपको पता है तब भी आप बड़े आराम से इस तरह के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। मॉर्फिन का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। सोडियम धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2, 8 और 1 है, मतलब नंबर इसका 11 है। इसकी सबसे बाहरी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है तथा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड या सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाती है। सोडियम को इसके मूल रूप में बनाए रखने के लिए कैरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। बोरिक अम्ल बोरोन का दुर्बल अम्ल है तथा इसका प्रयोग एंटीसेप्टिक, कीटनाशी आदि के रूप में किया जाता है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें 60% कॉपर, 20% निकेल और 20% जिंक होता है। तो इस तरह के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? जर्मन सिल्वर कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या दांतों के लिए नुकसानदायक है? नहीं भैया, वो होनी चाहिए फ्लोरीन। फ्लोरीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो दांतों के लिए नुकसानदायक होते हैं। क्या फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी के लिए? नहीं, MIC गैस थी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल। मिथाइल आइसोसाइनाइड किसके लिए थी? फ्लोराइड इसके लिए थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसके लिए थी। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल होती है, इसलिए ये भी मैच नहीं है। क्या ओजोन अगर खत्म हो जाए तो चर्म कैंसर हो जाएगा? बिल्कुल, ओजोन खत्म हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आएंगी, और अल्ट्रावायलेट क्या करती हैं? ये सूक्ष्म जीवों को क्या करती हैं? और ये क्या कर देती हैं? ये त्वचा कैंसर करती हैं, तो ये कैंसरकारी भी होती हैं। देखिए, ओजोन रिक्तता या ओजोन परत में छेद के कारण चर्म कैंसर की संभावनाओं में अधिकता संभव है, बाकी सुमेलित नहीं है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और H2O से क्रिया करके H2SO4 बनाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की जो सांद्रता होती है वो अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है। इसमें अम्ल वर्षा में H2SO4, HNO3 और HCl तीनों ही प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। फ्लोराइड प्रदूषण दांतों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है, और भोपाल गैस त्रासदी का कारण मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव था। इसके साथ आज का जो लेक्चर है उसको तो हम यहीं विराम देंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारी इस पुस्तक के बारे में। प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से जो सामान्य विज्ञान की पुस्तक है इसको हम कंटिन्यूस कर ही रहे हैं, लगातार ये लेक्चर चल ही रहे हैं हमारे। फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। बायोलॉजी में 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। तो अगर आपने फिलहाल अभी आप अगर देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो बाकी के पुराने जो लेक्चर हैं उनको भी देख डालिए। बाकी इसी चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास से संबंधित MCQ को भी कराया जा रहा है। तो आप इसको चैनल को ज्वाइन करके इन सारे वीडियोज को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही बाकी की पुस्तकों को लेकर के उनके MCQ भी लगा डालिए, उनको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि रिवीजन में आपको हेल्प हो सके और MCQ पर जो आपकी पकड़ है वो अच्छी बन सके। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं रोकेंगे। बाकी अगले टॉपिक के